नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। करीब 2 वर्ष के बाद रमजान ईद के मौके पर स्थानीय ईदगाह मैदान पर आज हजारों मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा इकट्ठा होकर एक साथ ईद उल फित्र की नमाज सामूहिक रूप से अदा की गई। ऐसे में 2 वर्ष पश्चात हजारों नमाजियों की उपस्थिति की वजह से ईदगाह मैदान एक बार फिर चहकता और महकता नजर आया। विगत 1 माह से पूरे 30 रोजे रखते हुए सब्र और इबादत में अपना वक्त बिताने वाले रोजादारों सहित सभी मुस्लिम समाज बंधु आज बेहद सज धज कर ईदगाह मैदान पहुंचे, जहां पर सुबह 8:30 बजे अलहाज हाफिज व कारी मौलाना सईद अख्तर मुरादाबादी ने ईद की नमाज अदा कराने के साथ ही खुतबा पढ़ाया। साथ ही सभी ने देश व दुनिया में अमन व शांति रहने और आगामी बारिश के मौसम में पर्याप्त पानी बरसने को लेकर खुदा की बारगाह में दुआ पेश की। 2 वर्ष पश्चात ईदगाह मैदान पर होने वाली ईद की नमाज को लेकर कब्रिस्तान कमेटी और मस्जिद मिस्किन शाह मियां ट्रस्ट की ओर से तमाम जरूरी इंतजाम किए गए थे ताकि किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश न आए। यहाँ पर सुबह करीब 8 बजे के आसपास से ही ईद की नमाज अदा करने हेतु बेहद उत्साहित रहने वाले नमाजियों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। पश्चात ठीक 8:30 बजे जमात खड़ी हो गई और सभी ने साथ मिलकर ईद की नमाज अदा की, जिसके उपरांत सभी ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस समय ईदगाह मैदान के बाहर शहर के कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व शांतता समिति के सदस्यों सहित पुलिस महकमे के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, जिन्होंने नमाज अदा करने के बाद ईदगाह मैदान से बाहर आने वाले सभी मुस्लिम समाज बंधुओं को रमजान ईद के पर्व पर शुभकामनाएं दी। अत्यंत पाक और पवित्र ऐसा सन है और 1 महीने के रोजे रखने के बाद जब चांद दिखता है तो ईद मनाई जाती है। इन ईद में सारे लोगों को में जो सम्मिलित होते हैं वो बड़ी खुशी से सम्मिलित होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये देश ये सर्वधर्म समभाव इसको मानने वाला देश है। इसलिए जैसे मुस्लिम बांधव ईद मनाते हैं वैसे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन ये सारे लोग आज ये अपना ईद मनाते हैं। मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में शांति और अमन रहे ऐसी प्रार्थना है। आज ईद की पूरे अमरावती शहर के और अपने देशवासियों को ईद की शुभेच्छा देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और आज के इस पाक दिन मैं ऊपर वालों से ये दुआ करता हूँ कि अपने देश में शांति बनाए रखे और जो लोगों को अशांति फैलाने का जिनके मन में है, भगवान अल्लाह उनको सद्बुद्धि दे और इस सद्बुद्धि दे और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज रमजान ईद के पर्व पर आयोजित रमजान ईद मिलन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने सभी मुस्लिम समाज बंधुओं को ईद के पर्व की शुभकामनाएं दी। स्थानीय पठान चौक परिसर में अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय व राष्ट्रीय एकता मंच द्वारा ईद मिलन समारोह में विधायक सुलभा खोड़के ने सभी मुस्लिम समाज बंधुओं को पुष्प भेंट करते हुए उन्हें रमजान ईद की मुबारकबाद दी। अमरावती शहर के साथ साथ आज अमरावती जिले के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह पर रमजान ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सभी तहसील एवं ग्रामीण इलाकों के ईदगाह मैदान पर सैकड़ों हजारों लोगों द्वारा एक साथ आते हुए सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की गई। आज मुस्लिम समाज बंधुओं के सबसे बड़े पर्व रमजान ईद के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहर में जगह जगह पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था ताकि कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जा सके तथा ईद का पर्व शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके। इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह के निर्देश पर शहर के संवेदनशील इलाकों, सम्मिश्र रिहायशी बस्तियों व धार्मिक स्थानों पर फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगाई गई थी और उत्सव के दौरान सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी व ड्रोन कैमरों की सहायता से चहुं ओर नजर रखी गई। इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने आज शहर की लगभग सभी मस्जिदों सहित ईदगाह मैदान को खुद भेंट देते हुए हालात का जायजा लिया और बंदोबस्त में तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। आज हिंदू समाज बंधुओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास व विधि विधान के साथ अक्षय तृतीया का पर्व मनाया गया। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के पर्व को साल भर में पड़ने वाले 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक तथा सबसे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसके साथ ही इस पर्व को आखातीज व अखजी के तौर पर भी मनाया जाता है, जिसके तहत अपने दिवंगत परिजनों का आह्वान करते हुए उन्हें भोग व नैवेद्य लगाया जाता है। इसकी विधि पूजा के लिए लगने वाले साहित्य की दुकानें आज शहर में जगह जगह सजी धजी दिखाई दी। यहाँ पर छोटी छोटी मटकियों और मिट्टी से बनी कटोरियों के साथ ही पूजा विधि हेतु आवश्यक साहित्य की जमकर अच्छी खासी बिक्री भी हुई।
अमूमन अक्षय तृतीया के पर्व पर सोने चांदी की अच्छी खासी खरीदारी होती है, जिसके चलते सराफा बाजार में काफी चहल पहल व रौनक दिखाई देती है। लेकिन इस वर्ष अक्षय तृतीया के पर्व पर सोने चांदी के दामों में थोड़ी कमी रहने के बावजूद भी सराफा बाजार में एक तरह से सुस्ती दिखाई दी और बाजार खुलने के बाद शुरुआती दौर में केवल शगुन की ही खरीदारी हुई, जिसके बाद दोपहर पश्चात सराफा बाजार में काफी हद तक सन्नाटा पसरा रहा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की अगुवाई में आज अक्षय तृतीया के पर्व पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव रहने के चलते भगवान परशुराम की भव्य दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ अंबापेट परिसर स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर से हुआ, जहां पर सर्वप्रथम भगवान के विग्रह का विधि विधान पूर्वक पूजन किया गया। इसके पश्चात अंबापेट परिसर से निकली यह शोभा यात्रा राजकमल चौक, श्याम चौक, जयस्तंभ चौक, सरोज चौक व जवाहर गेट परिसर सहित बर्तन बाजार होते हुए छत्रपुरी बालाजी खिड़की परिसर स्थित बालाजी मंदिर पहुंची, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ इस शोभा यात्रा का समापन हुआ। छत्रपुरी बालाजी खिड़की परिसर में शोभा यात्रा के समापन अवसर पर समाज बंधुओं के लिए भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया था। लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा दिए गए अल्टीमेटम की अवधि का आज आखिरी दिन है। इसके मद्देनजर आज मनसे प्रमुख राज ठाकरे के मुंबई स्थित आवास शिवतीर्थ पर मनसे के पदाधिकारियों की बैठक हुई और 1 घंटे तक चली बैठक के बाद मनसे नेता बाला नांदगांवकर ने मीडिया के साथ बातचीत में साफ तौर पर कहा कि औरंगाबाद में पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने जो भूमिका रखी, पार्टी उसी भूमिका पर कायम है, जिसका सीधा मतलब है कि कल से जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर दिखाई देंगे उनके सामने मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा करने के लिए आज सुबह राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसके बाद राज्य के पुलिस महासंचालक रजनीश सेठ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यदि किसी ने भी राज्य में धार्मिक तनाव पैदा करने का प्रयास किया तो संबंधितों के खिलाफ आवश्यक व कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान अब महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अपनी ओर से कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुई सभा के दौरान 16 में से 12 शर्तों का उल्लंघन होने को लेकर सभा के आयोजकों सहित खुद राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद के सिटी चौक पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है, जिसके तहत राज ठाकरे को भड़काऊ भाषण देने और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने के मामले में नामजद किया गया है। धार्मिक व प्रार्थना स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाने के संदर्भ में मनसे द्वारा दिए गए अल्टीमेटम को ध्यान में रखते हुए अमरावती शहर से जिले में भी पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट है और पुलिस महकमे द्वारा मनसे के शहर से जिले के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। साथ ही कई मनसे पदाधिकारियों को एहतियातन नोटिस भी जारी की गई है। ऐसे में पुलिस द्वारा की जाने वाली धरपकड़ से बचने के लिए मनसे के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता अभी से ही भूमिगत हो गए हैं। लाउडस्पीकर को लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट या शेयर की जाने वाली किसी भी तरह की विवादास्पद पोस्ट को लेकर किसी तरह का कोई तनाव न हो, इस बात की ओर साइबर पुलिस द्वारा पूरी तरह से सतर्कतापूर्वक ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही शहर पुलिस आयुक्तालय व ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा आह्वान किया गया है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर न की जाए। सीएम उद्धव ठाकरे के मातोश्री बंगले के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी देने के बाद राजद्रोह जैसे संगीन मामले में गिरफ्तार और पिछले करीब 10 दिनों से मुंबई की 2 अलग अलग जेलों में बंद अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा व उनके पति व विधायक रवि राणा की मुश्किलें और भी अधिक बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब सरकार की वक्र दृष्टि राणा दंपति के मुंबई में खार परिसर स्थित फ्लैट पर पड़ गई है और खार परिसर की एक रिहायशी इमारत के 8वें माले पर स्थित राणा दंपति के फ्लैट में नियम बाह्य व अवैध निर्माण रहने को लेकर उनके नाम नोटिस जारी की गई है। राणा दंपति के फ्लैट पर चिपकाई गई नोटिस में बीएमसी द्वारा कल 4 मई को इस फ्लैट का निरीक्षण करने की बात कही गई है। ऐसे में अब इसे लेकर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, क्योंकि राणा दंपति के करीबी सूत्रों ने इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार देते हुए कहा कि राणा दंपति विगत 10-11 दिनों से जेल में है और उनकी जमानत पर कल बुधवार 4 मई को ही अदालती फैसला आना अपेक्षित है। ऐसे में साफ है कि 4 मई को पूरा दिन राणा दंपति अपने फ्लैट पर उपलब्ध नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा बदले की भावना से प्रेरित होकर बीएमसी को आगे करते हुए राणा दंपति के फ्लैट में तोड़फोड़ करने की योजना बनाई जा रही है। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन ग्रामीण जलापूर्ति व रोजगार गारंटी योजना को लेकर जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने बारिश से पहले जल किल्लत की समस्या से संबंधित सभी कामों को पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जिले के ग्रामीण इलाकों में हर एक घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए नियोजनबद्ध व समयबद्ध कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए और सभी सरकारी महकमों ने भी इस योजना पर प्रभावी अमल करना चाहिए।
आगामी खरीफ सीजन के लिए लक्ष्यांक तय होने से पहले ही बैंकों ने कर्ज वितरण करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अमरावती संभाग में अब तक 17% कर्ज वितरण हो गया है, जिसमें इस बार भी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक ही सबसे आगे रही, जिनके जरिए 33% कर्ज वितरण हुआ है। वहीं समूचे संभाग में अब तक 1,03,294 किसानों को 125 करोड़ 29 लाख रुपए का कर्ज वितरित किया जा चुका है। इस बार के खरीफ सीजन हेतु कुल 1,14,140 मैट्रिक टन ग्रेड निहाय रासायनिक खाद मंजूर की गई है। आगामी एक माह में खरीफ फसलों की बुआई का सीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक डीओपी व एमओपी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाई है। वहीं अप्रैल माह के अंत तक अमरावती जिले में 180 मैट्रिक टन डीएपी व 140 मैट्रिक टन एमओपी खाद का स्टॉक उपलब्ध था। ऐसे में यदि आपूर्ति का समीकरण थोड़ा बहुत भी गड़बड़ाता है तो खरीफ सीजन के दौरान जिले में रासायनिक खाद की किल्लत दिखाई दे सकती है। परतवाड़ा के निकट स्थित मेघनाथपुर में आज तेज आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा हुई और अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर सड़क के दोनों किनारे स्थित नीम के बड़े बड़े पेड़ तेज आंधी तूफान की वजह से जमीन से उखड़कर नीचे गिर पड़े। ऐसे में अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर करीब आधे घंटे तक यातायात भी बाधित रहा। वहीं पूरे परिसर में अचानक ही मौसम पूरी तरह से बदल गया। जिले के धारनी तहसील अंतर्गत बारूगांव निवासी किशन काजदेकर नामक किसान को वसंतराव नाइक कृषि भूषण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों किशन काजदेकर को कृषि भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। अचलपुर पंचायत समिति अंतर्गत कांडली प्राथमिक जिला परिषद मराठी स्कूल में महाराष्ट्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया, लेकिन मुख्याध्यापक द्वारा राष्ट्रध्वज को उल्टा फहरा दिया गया। परिसर वासियों के ध्यान में यह बात आने पर उन्होंने फौरन ग्राम पंचायत सदस्य दीपक चौहान को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने स्कूल में पहुंचकर राष्ट्रध्वज को उल्टा लहराता देख स्कूल के मुख्याध्यापक को फोन कर वापस बुलाया। पश्चात इस उल्टे फहराए गए ध्वज को नीचे उतार कर दोबारा सही ढंग से फहराया गया। चांदोबाजार तहसील के निर्माण कार्य विभाग के कई रास्तों पर गड्ढे होने के कारण निर्माण कार्य विभाग में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गड्ढे बुझाकर आंदोलन किया। यह आंदोलन आज सुबह 10 बजे माधान काटली रोड पर किया गया। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल ने अप्रैल 2022 में चलाए गए टिकट जांच अभियान में 4 करोड़ 93 लाख रुपए कमाए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 427.95% अधिक है। ऐसी जानकारी नागपुर मध्य रेल के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई है। अपनी बीमारी से परेशान होकर एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने राजापेट रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर फांसी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की शिनाख्त यशोदानगर निवासी गंगाधर मेश्राम के तौर पर हुई है। धारनी तहसील के 6 ग्राम पंचायतों के सरपंचों व सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपयोग करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर धोखाधड़ी करने वाले अनिल खड़से नामक ठगबाज ने पुलिस कस्टडी के दौरान अपने गड़बड़ीपूर्ण आर्थिक लेन देन की सारी हकीकत उगल दी है। पुलिस ने इस ठगबाज के पास से 20 लाख रुपए की सामग्री बरामद करने में सफलता भी पाई है। धारनी पुलिस थाना क्षेत्र के कुटंगा गांव के पास आदिवासी बच्चों की आश्रमशाला के निकट चिखलदरा तहसील के सेमाडोह निवासी तथा टाइगर जोन में कार्यरत जाजू बेठेकर नामक 40 वर्षीय व्यक्ति की लाश बरामद हुई। इस व्यक्ति की मौत उष्माघात से हुई है या किसी हादसे में उसकी जान गई है, यह फिलहाल तक स्पष्ट नहीं हो पाया। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के बडनेरा से अकोला रोड पर स्थित हिंदू स्मशान भूमि के सामने चेतन जाधव नामक 22 वर्षीय मोटरसाइकिल चालक को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क हादसे में चेतन जाधव की मौके पर ही मौत हो गई। चेतन के मामा दत्ता फरतड़े की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र के दरियापुर से अंजनगांव रोड पर लेहगांव फाटे के पास ट्रक की टक्कर में भास्कर होरे नामक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र के उमरी कुरणखेड़ में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने हेतु नाजुकराव उमाले नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे, किंतु पंगत में भोजन करते समय जीवन वानखड़े ने उमाले के साथ बेवजह ही मारपीट की, साथ ही बीच बचाव करने आई उनकी पत्नी को भी धक्के मारकर गालियां दी। दरियापुर पुलिस ने जीवन वानखड़े के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के फॉरेस्ट कॉलोनी परिसर निवासी वन विभाग निर्माण संस्था के सचिव अरुण रौराले को किशोर गरुड़ ने संस्था की जगह पर अतिक्रमण करते हुए चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।